बीजेपी से अलग होकर नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया और महागठबंधन की सरकार में फिर से सीएम बन गए। इस दौरान कहा गया कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। आरजेडी ने नीतीश को विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने का सपना दिखाकर अपने पाले में तो कर लिया। आरजेडी को सत्ता मिल गई और नीतीश कुमार विपक्षी नेताओं से मिलकर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पीएम उम्मीदवार पर अपनी दावेदारी पेश करने लगे। हालांकि नीतीश कुमार को विपक्षी नेताओं से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला और अब नीतीश के सहयोगी दलों ने नीतीश कुमार को बड़ा झटका दिया है। दरअसल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से तो पीएम मोदी का नाम फिक्स नजर आता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्षी खेमे में पीएम के चेहरे को लेकर खींचतान लगातार जारी है, वो भी खास तौर पर नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार में। दरअसल नीतीश कुमार लगातार देश भर के नेताओं से मुलाकात करके गैर बीजेपी दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच जेडीयू ने एक बार फिर से इस मांग को उठाकर सियासत गरमा दी है और नीतीश कुमार को 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया है। इसी बीच जेडीयू ने एक बार फिर से इस मांग को उठाकर सियासत गरमा दी है कि नीतीश कुमार को 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए। जेडीयू नेता रसूल बलियावी ने कहा कि हमारे नेता ने सबको एक मंच पर आने का निमंत्रण दिया और लोगों के घर वो खुद चल कर गए। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार के चेहरे को विपक्षी दलों की तरफ से आगे बढ़ाया जाता है तो 2024 में कोई चुनौती नहीं, कोई लड़ाई ही नहीं बचेगी। वहीं उमेश कुशवाहा ने भी आगे कहा कि नीतीश कुमार पीएम पद के सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। अब एक तरफ जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को पीएम दावेदार बता रहे हैं, तो वहीं उनके सहयोगी वाम दल के नेता माले विधायक महबूब आलम ये कह रहे हैं कि इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। अभी जरूरत है कि तमाम बीजेपी विरोधी दलों को एकजुट करें। जब 2024 का परिणाम आएगा तब किसी नाम को तय कर लिया जाएगा। वहीं कांग्रेस भी नीतीश के खिलाफ दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस तो राहुल गांधी को विपक्ष का पीएम उम्मीदवार बनाना चाहती है। ऐसे में कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्र ने भी कहा कि जब नीतीश कुमार ने खुद ही कई मौकों पर इसका खंडन कर दिया है तो उनके पार्टी के नेता ये मांग करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अभी जरूरत है तो बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ने की, जिसकी लड़ाई राहुल गांधी पद यात्रा के जरिए कर रहे हैं। वहीं राजद प्रवक्ता एजाज अहमद इशारों में नीतीश कुमार को विरोधी एकता को बनाने वाले मजबूत नेता के तौर पर जरूर मानते हैं और ये भी कहते हैं कि फिलहाल नीतीश जी गैर बीजेपी विरोधियों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि 2024 में नीतीश कुमार बड़े नेता के तौर पर उभरेंगे। अब सवाल ये है कि नीतीश कुमार के अपने ही महागठबंधन में उनको समर्थन नहीं मिल रहा, फिर वो दिल्ली में बैठी पार्टियों, चाहे वो ममता बनर्जी हो या अरविंद केजरीवाल जैसे नेता, आरजेडी को छोड़कर कोई भी दल पीएम उम्मीदवारी को लेकर नीतीश के समर्थन में नहीं दिखता। ऐसे में ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनको यहाँ सीधे तौर पर विपक्षी खेमे से पीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा। अब कम से कम अपने सहयोगी दलों की बात सुनकर नीतीश कुमार को ऐसे विचार दिल से निकाल देने चाहिए। एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल की पार्टी के कई नेता जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। मंत्री सत्येंद्र जैन जेल की हवा खा रहे हैं, तो वहीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हालांकि फिर भी केजरीवाल इन नेताओं को निर्दोष बता रहे हैं, लेकिन कोर्ट में आम आदमी पार्टी की दलीलें काम नहीं आ रही है। बीते कई महीनों से सत्येंद्र जैन जेल में बंद हैं, उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ शराब घोटाले में भी अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कहा जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए इन आरोपियों में से एक मनीष सिसोदिया का करीबी भी है। वहीं आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग भी शामिल हैं। ऐसे में अब अगला नंबर मनीष सिसोदिया का भी हो सकता है। वहीं बीजेपी ने भी मोर्चा खोलते हुए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को घेरा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जिस प्रकार से कहानियों के जरिए झूठ को सच बनाने की कोशिश करते हैं, ये सब जानते हैं। इस दौरान संबित पात्रा ने दावा किया कि मनीष सिसोदिया पर गाज गिरेगी और उन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अभी कोर्ट में सीबीआई और ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की थी, वो गिरफ्तार और रिमांड पर आए आरोपियों को लेकर थी। इस चार्जशीट में विनय नायर समेत करीब 5-6 लोगों का नाम था। पात्रा ने कहा कि मनीष सिसोदिया इस मामले में बच नहीं सकते हैं। ये इसलिए कह रहा हूँ कि जांच अभी जारी है। इसके अलावा संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि दिल्ली के पूर्व आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने बड़े पैमाने पर डिजिटल सबूतों को नष्ट किया था। दिल्ली शराब घोटाले के 36 आरोपियों के 170 मोबाइल फोन नष्ट किए गए। वहीं पात्रा ने यह भी बताया कि सिसोदिया ने अपने खिलाफ सीबीआई की प्राथमिकी के बाद एक दिन में 4
और 2-3 महीने में 14 हैंडसेट बदले। उन्होंने डिजिटल सबूत नष्ट करने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, आप नेता विनय नायर, शराब घोटाले के आरोपी अमित अरोरा और सनी मारवा से सलाह ली होगी। वहीं केजरीवाल के इस बयान को भी संबित पात्रा ने नकारा है कि मनीष सिसोदिया को केंद्रीय जांच एजेंसी ने क्लीन चिट दे दी है। पात्रा ने कहा कि कुछ दिन पहले केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट मिल गया है, आबकारी नीति वाला कोई घोटाला नहीं है। सीबीआई और ईडी ने सिसोदिया के खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्लीन चिट को लेकर झूठ बोला है। दिल्ली की आबकारी नीति में मनीष सिसोदिया की बड़ी भूमिका है। दिल्ली के शराब घोटाले में वो पूरी तरह से शामिल है। ऐसे में केजरीवाल एंड कंपनी के लिए ये बड़ा झटका है। केजरीवाल खुद ही मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट देकर खुश हो रहे थे, लेकिन बीजेपी ने सच्चाई सामने ला दी है। बीजेपी से अलग होकर नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार की जनता ने मोर्चा खोल दिया है, जो कि महागठबंधन सरकार के लिए खतरे की घंटी है। बिहार में एक तरफ तो सरकार दावा कर रही है कि बिहार से लेकर सरकार तक सब कुछ ठीक है, मगर नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ने इस दावे की पोल खोल कर रख दी है। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर में कुढ़नी विधानसभा सीट को लेकर प्रचार प्रसार चल रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रचार प्रसार करने मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। इसी दौरान उनकी चुनावी सभा में बवाल हो गया। सीटीईटी और बीटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थकों की मारपीट हो गई। इस बवाल का एक वीडियो भी सामने आया है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार स्टेज पर भाषण दे रहे थे, उसी दौरान शिक्षक अभ्यर्थियों का हंगामा शुरू हो गया। हंगामा इस कदर हुआ कि मुख्यमंत्री शर्म करो, डूब मरो के साथ साथ हाय हाय के भी नारे लगने शुरू हो गए। इस दौरान नीतीश कुमार के समर्थक प्रदर्शन कर रहे लोगों से भिड़ गए, एक दूसरे पर कुर्सी तक फेंकी गई। इसके बाद दोनों गुटों में जमकर हाथापाई हुई। कुर्सी चलने के बाद वहां पर भगदड़ मच गई। नीतीश कुमार के समर्थक छात्रों पर ताबड़तोड़ कुर्सियां फेंकने लगे। सभा के दौरान लगी पीछे की सारी कुर्सियां तोड़ दी गई। आगे मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संबोधन कर रहे थे। कहा यह जा रहा है कि सीटीईटी और बीटीईटी अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर नारा लगा रहे थे। इस पर जेडीयू और नीतीश कुमार के समर्थकों ने तगड़ा हमला बोल दिया। गौरतलब है कि नीतीश कुमार जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसी दौरान विरोध शुरू हो गया, जिसे बहुत मुश्किल से शांत करवाया गया। हो सकता है कि नीतीश कुमार इसे पहली बार का प्रदर्शन बताकर रफा दफा करने की कोशिश करें, मगर ये पहली बार का विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि इससे पहले पटना में भी कई दफा इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। हालांकि इन प्रदर्शनकारियों का समर्थन बीजेपी ने खूब किया है। बीजेपी के दिग्गज नेता संजय जायसवाल ने तो बिहार सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया है कि 15 अगस्त तक 10 लाख जॉब दे बिहार सरकार, नहीं तो बीजेपी सदन की कार्यवाही नहीं चलने देगी। हालांकि ये खबर भी अब आग की तरह चारों तरफ फैल गई है, जिसे शांत करवा पाना नीतीश के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस की सियासी जमीन तलाश रहे हैं। साथ ही राहुल गांधी अपना नया इमेज बिल्ड कर रहे हैं। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामा है। ऐसे में अब सवाल है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी नहीं जोड़ पा रहे हैं तो भारत कैसे जोड़ेंगे? लोग तो यही कहेंगे ना कि पहले अपना घर संभाल कर दिखाइए। हालांकि अब बीजेपी ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अभी तक तो बीजेपी जगह जगह कांग्रेस का सफाया कर रही थी, लेकिन अब कांग्रेस के बचे कुचे राज्यों पर भी बीजेपी ने गिद्ध की निगाहें बनाना शुरू कर दिया है। गुजरात विधानसभा चुनाव का पहला चरण हो चुका है। अब बीजेपी का फोकस गुजरात में दूसरे चरण के साथ साथ राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी बना हुआ है। कांग्रेस जिस भारत जोड़ो यात्रा का बखान करते नहीं थक रही, उसी भारत जोड़ो यात्रा की काट बीजेपी ने ढूंढ ली है। दरअसल राजस्थान में जेपी नड्डा जन आक्रोश यात्रा को हरी झंडी दिखा चुके हैं, जिसमें 51 रथों को रवाना कर दिया गया है, जो राज्य के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। जेपी नड्डा ने कांग्रेस को और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को खूब खरी-खोटी सुनाई। साथ ही कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उन्हें जनता की नहीं बल्कि पार्टी को बचाने की चिंता लगी रहती है। अब आरोप के साथ जो यात्रा निकाली जा रही है, इसे लेकर कहा यही जा रहा है कि बीजेपी ने राहुल गांधी को पछाड़ने के लिए मोदी को इस पूरी यात्रा का चेहरा बनाने की ठानी है। हालांकि पीएम मोदी के नाम पर भी ये यात्रा पूरी रखी गई है और राजस्थान के बड़े नेताओं के गुट पर भी ये यात्रा आधारित है। इस यात्रा में दिल्ली आला कमान में बड़े बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। बताया तो ये भी जा रहा है कि जेपी नड्डा अपनी शिकायत पेटी भी घुमाएंगे, जिससे राजस्थान की जनता की शिकायत पता लगाई जाए।
हालांकि ये बात कांग्रेस को कहीं ना कहीं पता चल गई थी, इसीलिए कांग्रेस ने गहलोत और पायलट के बीच छिड़ी रार पर तुरंत रोक लगाई। केसी वेणुगोपाल ने गहलोत गुट के नेताओं को अच्छे से छकाया है। अब क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंचने वाली है, तो वहीं बीजेपी ने अपनी जन आक्रोश यात्रा के जरिए बड़ा संग्राम खड़ा कर दिया है। ऐसे में देखना होगा कि भारत जोड़ो यात्रा को बीजेपी की यात्रा किसी कदर मात दे पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।